हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए पेपर 347 केएफ के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न का खंड है कि निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। 1% ग्लूकोज या 1% NaCl, 1% कैल्शियम क्लोराइड या 1% सुक्रोज। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो चारों ही यौगिकों की सांद्रता बराबर है। अब हमें इसमें ये देखना होता है कि किसके पास अणुओं या आयनों की संख्या ज़्यादा होती है। जिसके पास अणुओं या आयनों की संख्या ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। क्योंकि ग्लूकोज यह अपने आयनों में नहीं टूटता है तो ये वैसा ही पड़ा रहेगा, यानी यहाँ अणु की संख्या 1 होगी। NaCl अगर टूटेगा तो ये आपको देगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस, तो यानी यहाँ पर आयनों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो यह आपको देता है कैल्शियम पे डबल प्लस और आपको Cl माइनस यहाँ पर यह 2 बार देता है। इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड में आयनों की संख्या 3 होगी और सुक्रोज चूँकि यह आयनित नहीं होता है, ऐसे ही इसका अणु पड़ा रहेगा तो इसमें अणुओं की संख्या 1 हो जाएगी। तो इसमें अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अणु या आयन हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड में है, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड जो 1% है इसका क्वथनांक अधिक होगा, यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर सी है वो सही होगा। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। कॉपर पे सिंगल प्लस, कॉपर पे डबल प्लस, निकिल पे डबल प्लस या Fe पे ट्रिपल प्लस। के लिए सबसे पहले हम इन आयनों के परमाणु का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो अगर मैं कॉपर पे 1 प्लस की बात करता हूँ तो कॉपर पे अगर 1 प्लस है तो यहाँ पर देखिए अगर कॉपर पे 1 प्लस आएगा तो वह 1 इलेक्ट्रॉन खाली 4s से निकलेगा और कॉपर के 3d में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो यानी कॉपर के पास यहाँ 3d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। अगर कॉपर पे 2 प्लस आता है तो कॉपर पे 2 प्लस लाने की स्थिति में यानी यहाँ पर आप देखिए ये कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर कॉपर पे 2 प्लस आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। तो यहाँ पर कॉपर डबल प्लस में 3d 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम निकिल पे डबल प्लस लाते हैं तो निकिल पे 2 प्लस लाने की स्थिति में वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले जाएंगे और निकिल के 3d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 8। और लास्ट में Fe की बात करते हैं तो Fe पे अगर मैं यहाँ 3 प्लस लाता हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। तो 3d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5। अब चूंकि हमसे पूछा इसमें रंगहीन आयन कौन है, तो रंगहीन आयन वही होगा जिसके पास डी कोश पूर्ण भरा होगा और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर वो ऑप्शन हमारा कॉपर पे सिंगल प्लस है, जहाँ उसके 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी उसके 3d उपकोष में हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वह हमारा रंगहीन हो जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन ए कॉपर पे सिंगल प्लस सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ दिया है CuCN का होल 4 पर -3 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यौगिक पर कुल कितना आवेश है। तो इस यौगिक पर हमारा -3 आवेश है। हम मान लेंगे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ जो कॉपर है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम x मानेंगे। इसके साथ Cn जुड़ा है, एक Cn पर एक माइनस होता है, 4 Cn है यानी यहाँ -4 हो जाएगा। तो x -4 बराबर -3 होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर आएगा +1, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ये सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है। अगर आपको मालूम होगा तो रोजेनमुंड अपचयन की जो क्रिया होती है इसमें हम कोई भी एसिल हैलाइड लेते हैं, यानी जैसे कोई भी एसिल हैलाइड वाला समूह लेंगे। सपोज़ कीजिए हमने यहाँ लिया है RCOCl। अब इसको हम अपचयित करते हैं पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, यानी यहाँ PD के साथ BSO4 लेते हैं। इस क्रिया में यहाँ पर जो एक Cl है वो एक H के साथ HCl बनाने चला जाता है। अगर यहाँ पर HCl निकल जाए तो आपके पास अब यहाँ बच जाएगा RCO, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और RCO के बाद इस कार्बन के एक बंध को पूरा करने के लिए यहाँ ध्यान दें जो 2 हाइड्रोजन था उसमें से एक ही हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बनाने गया है, दूसरा हाइड्रोजन आकर के यहाँ बंध पूरा कर देगा और हमको यहाँ मिलेगा एल्डिहाइड।
तो रोजेनमुंड अपक्रिया द्वारा हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही माना जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है सूत्र C4H11N के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। तो यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 के 3 सेटों में पूछा गया है, जिसमें से एक सेट 347 JZ का था, जिसको पहले ही मैंने सॉल्व करा दिया है। इसमें सही आंसर है 4। C4H11N के 4 एमीन प्राथमिक एमीन संभव हैं, और उसके बाद हमने वो चारों एमीन यहाँ पर ड्रा करके भी रख दिया है, जो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही था। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। तो वहाँ दिया कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। अगर आप ग्लूकोज की संरचना को देखेंगे तो ग्लूकोज में सबसे ऊपर होता है CHO, और फिर होता है CHOH का होल 4 होता है, और लास्ट में CH2OH होता है। अब यहाँ पर दिया है कि प्राथमिक एल्कोहल, तो ज़रा ध्यान दें यहाँ पर, ये जो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़े हैं, यह कार्बन दोनों तरफ कार्बन से घिरा है, यानी ये सारे कार्बन द्वितीयक कार्बन होंगे, तो यह एल्कोहल भी द्वितीयक एल्कोहल माना जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ पर सबसे आखिरी वाले एल्कोहल को देखते हैं, यानी अगर हम ग्लूकोज की सूत्र को फिर से लिखते हैं, तो ये देखिए CHO, यहाँ पर CHOH का होल 4 है, और यहाँ पर CH2OH है। अब अगर हम आखिरी एल्कोहल को देखते हैं, तो आखिरी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के केवल एक ही तरफ कार्बन आ रहे हैं, तो यह कार्बन हमारा प्राथमिक कार्बन होगा, और उससे जुड़ा एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल होगा। तो यानी ग्लूकोज में हमको केवल एक प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, यानी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला प्रश्न दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को अगर हम 200 मिलीलीटर जल में घोल दें तो विलयन की मोलरता क्या होगी। अब यहाँ पर विलयन की मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। चूँकि यहाँ पर हमारा विलेय है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, तो आप देखिए यहाँ पर NaCl का आपको भार दिया है 5.85 ग्राम। अब मोलरता के सूत्र में हमको विलेय के मोल चाहिए होते हैं, तो मोल निकालने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का जो भार दिया है इसको अणुभार से भाग करेंगे। सोडियम क्लोराइड का अणुभार होता है 58.5, तो यहाँ पर मोलों की संख्या आ जाएगी कितनी, 0.1 मोल। सोडियम क्लोराइड के मोल पता हो गए। विलयन का आयतन 200 मिलीलीटर दिया है, अगर 200 मिलीलीटर को हम लीटर में बदलते हैं तो ये 0.2 लीटर हो जाएगा। अब आपको जब NaCl के मोल पता हैं और आयतन लीटर में पता है, तो NaCl के मोलों की संख्या जो 0.1 है, इसको अगर आप विलयन का आयतन जो लीटर है उससे भाग करेंगे तो ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर, यानी कैपिटल M, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसके लिखने का तरीका क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड का भार लिखा, फिर उसका अणुभार लिखा, फिर हमने भार को अणुभार से भाग करके मोल प्राप्त कर लिया। विलयन का आयतन जो हमको ml में दिया था, ये देखिए हमने उसको लीटर में बदल लिया 1000 से भाग करके, और उसके बाद विलयन की मोलरता का जब हमने सूत्र लिखा विलेय के मोलों की संख्या यानी NaCl के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो हमारा आंसर 0.5 M आया, जिसको मैंने ऊपर शॉर्टकट में आपको बता दिया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि Mn पे ट्रिपल प्लस आयन यानी Mn ट्रिपल प्लस आयन की अपेक्षा Mn डबल प्लस आयन अस्थायी क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखिए मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ठीक है, अब हम Mn पे 2 प्लस और Mn पे 3 प्लस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब आप बताइए कि अगर हम Mn पे 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यानी Mn को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, तो वह इलेक्ट्रॉन वो 4s से त्याग देगा, तो Mn के डबल प्लस में 3d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। लेकिन अगर हम Mn पे 3 प्लस लाते हैं तो Mn को 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वो 4s से त्याग देगा, इसके सिवा उसको 3d से भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, और तब 3d पर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब अगर आप देखिए
तो यहाँ Mn का 3D उपकोष अर्धभरी अवस्था में है, क्योंकि इसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुँच चुके हैं। आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर मैं 3D5 का चित्र बनाता हूँ तो डी उपकोष में हमारे पास 5 कक्षक हैं और सब में एक इलेक्ट्रॉन पहुँचा हुआ है। तो देखिए यह अर्धभरित अवस्था में है, इसलिए ये अस्थायी हो जाएगा। जबकि अगर हम Mn++ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरें तो देखिए यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये अर्धभरी अवस्था में नहीं आ पाया है। तो Mn++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतना अस्थायी नहीं होगा, इसलिए Mn++ अधिक अस्थायी होता है और Mn++ कम अस्थायी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने Mn++ और जब ट्रिपल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो उसके सामने ही हमने उनके 3D उपकोष का संरचना बनाया है, और वहाँ पर आप देखिए 3D5 जो है वो अधिक अस्थायी है, ये हमने यहाँ दर्शा दिया है, और 3D4 कम अस्थायी है। और उसके बाद हमने उसका स्टेटमेंट दे दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Mn+2 आयन का 3D उपकोष अर्धभरी अवस्था में होने के कारण, यहाँ देखिए चीज़ का जिक्र किया है, अर्धभरी अवस्था में होने के कारण Mn+2 का आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mn++ की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। इसी कारण Mn आयन की अपेक्षा Mn++ आयन अधिक अस्थायी माना जाता है। अब दिया है प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण और संकुल लवण या संकर लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसके लिए हमने 2 कॉलम बना दिया है। अब इन दोनों कॉलम में याद रखिएगा, जो हमारे डबल साल्ट होते हैं यह केवल ठोस अवस्था में ही अस्थायी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में जाते ही ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम संकर लवण की बात करें तो यह ठोस हो या विलयन दोनों में ही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। दूसरा, द्विक लवण में जो आयन होते हैं वो सामान्य आयन होते हैं, जबकि संकर लवण में सामान्य आयन के साथ साथ संकर आयन भी मौजूद होते हैं। द्विक लवण में जो धातुएं होती हैं वह केवल एक प्रकार की संयोजकता दिखाती हैं, लेकिन संकर यौगिक में जो धातुएं होती हैं वह 2 प्रकार की संयोजकता दिखाती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। इसके सिवा अगर हम बात करेंगे द्विक लवण में, तो जो द्विक लवण के गुण होते हैं वो उनके अवयवी आयनों से, यानी जिन आयनों से मिलकर वो बने होते हैं उन्हीं के समान होते हैं, जबकि संकर लवण में ऐसा नहीं होता है। संकर यौगिकों के जो गुण होते हैं वो उनके अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद दिया है कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखना है। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड में नाभिक स्नेही ऋणायन होगा, और जाहिर सी बात है एथिल ब्रोमाइड में ऋणायन होता है Br-। तो आपको करना केवल ये है कि आप यहाँ पर जब एथिल ब्रोमाइड लिखेंगे तो एथिल ब्रोमाइड में Br पर होता है माइनस और C2H5 पे प्लस होता है। यहाँ हमारा नाभिक स्नेही जो है वो Br- है, इसका प्रतिस्थापन करना है, यानी हमको Br- को हटा के कोई दूसरा नाभिक स्नेही, कोई दूसरा ऋणायन लाना है। तो हम इसको क्रिया करा देते हैं KCN से, जहाँ K पर प्लस होता है और Cn पे क्या होता है माइनस। अब ये देखिए यहाँ पर जो K है वो इस Br से क्रिया करके KBr बना लेगा, तो देखिए Br यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे ही Br निकलेगा वैसे ही Cn- जा कर के एथिल से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Br- को हटा करके उसकी जगह Cn- ले लेगा, और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% वेट बाई वॉल्यूम यानी भार बटा आयतन विलयन 7 वायुमंडल पराशर दाब उत्पन्न करेगा। यहाँ ताप की बात किया है और विलयन स्थिरांक का मान दिया है। तो सबसे पहले यहाँ जो 5% W/V दिया है उसका मतलब जानिएगा। 5% का मतलब होता है 5/100। अब जो ऊपर की जानकारी है वो वेट है, वेट यानी भार का, तो भार का मात्रक आप यहाँ ग्राम लिखेंगे, और नीचे लिखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हम यहाँ मात्रक लिखेंगे ml। ठीक है। ऊपर की जो जानकारी लिखी होती है वो विलेय की लिखी होती है, तो अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपका विलेय वहाँ पर ग्लूकोज है, यानी ये जानकारी जो है वो हमारे ग्लूकोज के लिए है। जबकि नीचे की जानकारी हमेशा विलयन के लिए होती है। तो इसका साफ मतलब है कि 100 ml विलयन में ग्लूकोज का जो भार है वो कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में उस चीज़ को लिखा है कि ग्लूकोज के 5% W/V विलयन का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में ग्लूकोज का भार 5 ग्राम है। ठीक है। अब इसके बाद आपको जो जो जानकारी दिया है अगर हम उसको लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको ग्लूकोज का भार दिया है, यानी विलेय का भार दिया है जिसका सिंबल W होता है। विलयन का आयतन 100 ml दिया है जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ R के मात्रक में देखिए तो यहाँ पे लीटर लिखा है, इसलिए हमने विलयन के आयतन को लीटर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर पराशर दाब आपका 7 वायुमंडल है जिसको हम पाई से लिखते हैं, वो दिया है। अब हम ग्लूकोज का यहाँ पर
अणुभार निकालेंगे। यहाँ पर भार लिखा है, भार नहीं बल्कि ये अणुभार या मोलर द्रव्यमान है। तो ग्लूकोज का यहाँ अणुभार जिसको स्मॉल m से लिखेंगे वो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 180 आएगा। विलेन स्थिरांक का मान दिया है। अब आप अगर सूत्र लगाते हैं पाई v बराबर W/m/RT तो यहाँ से हमको t का मान मिल जाएगा और t का मान यहाँ पर मिलेगा 306.94। मात्रक इसका केल्विन क्यों लिखेंगे? क्योंकि आर में देखिए तो आर में मात्रक केल्विन में लिखा है। लेकिन इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ किस ताप पर कहा है? चूँकि ताप निकालना है और ताप कभी केल्विन में नहीं होता है बल्कि डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। केल्विन परम ताप का मात्रक होता है। इसलिए देखिए ताप निकालने के लिए हमने केल्विन का जो मान हमको प्राप्त हुआ है उसमें से 273 घटा दिया है। अब जो मान मिलेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा और वह ताप का मात्रक हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ अगला प्रश्न दिया है कि फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए फिनॉल को ज़्यादातर हम डाउ प्रक्रम से बनाते हैं, जिसमें हमको करना क्या होता है, आप समीकरण से अगर समझें तो हमको लेना होता है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 200 वायुमंडल दाब पर हम NaOH के साथ संकलित करते हैं, जिससे पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और बाद में इसको तनु HCl द्वारा जब हम अम्लीकृत करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट देखें तो यही लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। इस प्रक्रम को डाउ प्रक्रम कहते हैं। अब ये अगर आपको समझना है कि ये समीकरण कैसे हुआ तो देखिए यहाँ नीचे हमने इसका हिंट भी बना रखा है। इस हिंट में अगर आप ध्यान देखिए तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो था वो देखिए वहाँ हमने ड्रा किया है और जो NaOH के दो अणु थे देखिए इन NaOH के अणु को मैंने अलग अलग लिख दिया है। अब ये NaOH के अणु क्रिया कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ये Cl है वो इस Na से क्रिया करके देखिए NaCl बन के अलग हो गया और बाद में इसका H और इसका OH ये यानी H2O यहाँ से अलग हो जाते हैं। अब अगर H2O अलग हो गया तो यहाँ ध्यान दीजिए आपका बचेगा ONA, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा ONA और ये जो ONA हमारा ये बचा है ये इस क्लोरीन की जगह ले लेगा। तो देखिए ONA यहाँ जुड़ने चला है क्लोरीन की जगह पे और बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है उसके बाद जब हम इसका अम्लीकरण करते हैं तो ये जो Na है वो इस Cl के साथ NaCl बन के देखिए अलग हो जाएगा और उस Na की जगह लेने के लिए H जा कर के तुरंत O से जुड़ जाएगा और हमारे फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। इसी समीकरण को डाउ प्रक्रम कहते हैं। अगला दिया है एनिलीन का pKb मान मेथिलेमीन की तुलना में अधिक क्यों होता है, कारण बताइए। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन 347 JZ में वर्ष 2025 में पूछा गया था। सबसे पहले आप जान जाए pKb क्या होता है। तो pKb के लिए आप याद रखिएगा हमारे पास एक सूत्र होता है pKb बराबर -log Kb। यहाँ Kb क्षार का आयनन स्थिरांक होता है और याद रखिएगा जो क्षार जितना अच्छा होता है उसका Kb मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन जब आप pKb निकालेंगे तो pKb निकालते समय आप ऋणात्मक लघुगुणक लेते हैं, इसलिए Kb का मान जितना अधिक होगा pKb का मान उतना कम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्षार जितना अच्छा होगा उसका pKb मान उतना ही कम होगा और जो क्षार खराब होगा उसका pKb मान उतना ही अधिक होगा। अब अगर आप इस प्रश्न से देखें तो इस प्रश्न में साफ कह रहा है कि एनिलीन का pKb मान मेथिलेमीन की तुलना में अधिक है। इसका मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि एनिलीन अच्छा क्षार नहीं है, तभी उसका pKb मान ज़्यादा होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, किसी भी अगर हम कार्बनिक क्षार की बात करते हैं तो उसकी क्षारीयता डिपेंड करती है कि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनिलीन की तो देखिए एनिलीन में जो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु है जिसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध होता है। और सेम यही चीज़ अगर मैं मेथिल एमीन को बनाता हूँ तो यहाँ देखिए मेथिल एमीन में भी यहाँ जब मैं CH3 लिखूँगा और यहाँ NH2 लिखूँगा तो इसके भी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। अब ये देखना है कि किसके नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उपलब्ध है H+ को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि क्षार का काम होता है H+ को ग्रहण करना। अब एनिलीन और मेथिलेमीन में से जिसका नाइट्रोजन जल्दी से H+ को ग्रहण कर लेगा वो उतना अच्छा क्षार होगा। और ये डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा उपलब्ध है। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन
पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता होगी वह उतना ही अच्छा क्षारीय गुण दिखाएगा। तो देखिए होता ये है कि अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अनुनाद करने के लिए बेंजीन नाभिक में चला जाएगा, जिसके चलते नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन उपलब्ध ही नहीं रहेंगे, जिसके चलते यह एनिलीन H+ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब एनिलीन यहाँ पर दुर्बल क्षार है, और अगर यह दुर्बल क्षार या खराब क्षार होगा तो इसका पीकेबी मान उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत अगर हम मेथिलेमीन की बात करें, मेथिलेमीन में जो हमारा मेथिल समूह यानी एल्किल समूह होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, +I प्रभाव दिखाते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा सामने वाले की तरफ भेज देना, इसको हम +I प्रभाव यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इसकी वजह से अगर मेथिल भी अपना इलेक्ट्रॉन भेज दे नाइट्रोजन की ओर तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा उपलब्ध हो गए हैं, और इस वजह से नाइट्रोजन आसानी से H+ को ग्रहण कर लेगा। तो मेथिलेमीन कहीं ना कहीं एनिलीन की तुलना में अच्छा क्षार है। चूँकि मेथिलेमीन अच्छा क्षार है तो इसका पीकेबी मान कम होगा, जबकि एनिलीन के नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जाने के कारण नाइट्रोजन पे उपलब्ध नहीं रहा, इस वजह से ये खराब क्षार होगा और इसका पीकेबी मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। कैसे? आप देखिए जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन बनाने में चला गया तो इन संरचनाओं में आपको कहीं पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, और इसी वजह से नाइट्रोजन अब H+ को यानी प्रोटॉन को ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए यह दुर्बल क्षार है, तो इसका पीकेबी मान ज़्यादा होगा। जबकि वहीं आप देखिए मेथिलेमीन में CH3 समूह के +I प्रभाव का जो मैंने जिक्र किया था, +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण मेथिलेमीन एनिलीन की तुलना में प्रबल क्षार है। इसीलिए एनिलीन का पीकेबी मान अधिक होता है और मेथिलेमीन का कम होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया है टॉलेंस परीक्षण पे टिप्पणी लिखना है। तो देखिए टॉलेंस परीक्षण में आमतौर पर हम टॉलेन अपकर्मक का उपयोग करते हैं, और टॉलेन अपकर्मक हमारा क्या होता है, अमोनियाकृत यानी अमोनिया का जलीय विलयन मिला हुआ सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। ठीक है, अब यही हमारा दोनों का मिश्रण ये जो है टॉलेन अपकर्मक है। जब यहाँ क्रिया होती है तो Ag क्रिया कर लेता है OH से, Ag पर प्लस OH माइनस, ये मिलके बना लेते हैं AgOH, और साथ ही साथ हमारा बनता है NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट बन गया है, इसके साथ जो हमारा सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना है, यह सिल्वर हाइड्रोक्साइड अपने आप को पुनः अपघटित करता है सिल्वर ऑक्साइड में यानी Ag2O में, और साथ ही साथ यहाँ पर जल भी मुक्त करता है। अब यहाँ सिल्वर 2 है तो आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे, और यही Ag2O जो टॉलेन अपकर्मक से आया है ये एल्डिहाइडों को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा और स्वयं रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है। अब इसका डिटेल यहाँ पर देखिए लिखा है कि अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेन अपकर्मक कहते हैं। टॉलेन अपकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइडों के परीक्षण में किया जाता है। टॉलेन अपकर्मक एल्डिहाइडों को संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है। इस परीक्षण को टॉलेंस परीक्षण कहते हैं। फिर वही समीकरण जो मैंने आपको बताया था, देखिए AgNO3 और NH4OH को टॉलेन अपकर्मक कहा गया, इनकी आपस में क्रिया हुई, AgOH बना, और बाद में वही AgOH अपने आप को अपघटित करते हुए Ag2O उत्पन्न किया, और बाद में वही Ag2O एल्डिहाइडों को देखिए अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा। ये ठीक इसी क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का खंड है जिसमें हमसे ये पूछा था कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों की मोलरता समान है। आप देख लीजिए किसमें अणुओं या आयनों की संख्या अधिक है। तो देखिए यूरिया आयनित नहीं होता है तो यहाँ पर इसके अणुओं की संख्या 1 होगी, जबकि अगर NaCl आयनित हो गया तो ये 1 आयन देगा Na+ और Cl यहाँ माइनस, यानी कुल हमको 2 आयन मिलेंगे। तो चूँकि NaCl विलयन में आयनों की संख्या अधिक है और पराशर दाब अणुसंख्यक गुण होता है, वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो NaCl में अणुओं या आयनों की संख्या अधिक है, इसलिए 0.1 m NaCl का पराशर दाब अधिक होगा। अब इसके लिखने का तरीका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और यहाँ पर 0.1 m NaCl विलयन का पराशर दाब अधिक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है रेडॉक्स विभव को समझाइए। तो देखिए रेडॉक्स विभव में होता क्या है, जब हम कोई सेल लेते हैं जिस सेल में रेडॉक्स की अभिक्रिया हो रही होती है, उस समय धातु और विलयन में धातु आयनों के मध्य
साम्यावस्था पर जितना विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को रिडॉक्स विभव कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा में इस चीज़ का जिक्र भी किया गया है कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया हो रही होती है तो धातु और विलयन के आयनों के मध्य साम्य में उपस्थित विभवांतर को रिडॉक्स विभव कहते हैं। फिर हमने माना है कि यदि किसी सेल का विभव ई है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकारक की सांद्रता अगर OX है और अपचायक की सांद्रता हमने ब्रैकेट में RED लिखा हुआ है, तो नन्नस का यहाँ समीकरण बन जाता है। यहाँ पर E0 रेडॉक्स विभव है और स्मॉल n इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगला यहाँ पर दिया है शून्य कोट की अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए शून्य कोट की अपक्रिया किसको कहेंगे? जिन अपक्रियाओं की कोटि शून्य होगी, यानी अपक्रिया का वेग क्रियाकारी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, ऐसी अपक्रियाओं को शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा में लिखा भी है, ऐसी अपक्रियाएं जिनकी कोटि शून्य होती है यानी अपक्रिया का वेग क्रियाकारी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। अब शून्य कोट की अपक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे। अगर आपको हिंट देखना है कि आखिर शून्य कोट की अपक्रिया हम कैसे पहचानेंगे, तो पहला, या तो वो अपक्रिया सूर्य के प्रकाश में होगी, और दूसरा, अगर कोई भी गैस टूट रही है, जैसे N2O टूट रहा है, HI टूट रहा है, NH3, और टूटते समय वह किसी धातु के पृष्ठ पर टूट रही है, या प्लेटिनम या सोना जो निष्क्रिय धातु में मानी जाती हैं, अगर कोई भी धातु कोई भी गैस किसी धातु के पृष्ठ पर अपघटित हो रही है, तो गैसों का किसी धातु के पृष्ठ पर अपघटित होना, यह भी शून्य कोट की अपक्रिया के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का आपको रंग बताना है। यहाँ रंग बताने के लिए देखिए तीनों आयनों के परमाणु का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ अगर Zn पे मैं डबल प्लस करता हूँ तो इसका मतलब Zn के 4s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसके 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, यानी इसका 3D कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ कोई रंग नहीं आएगा, तो Zn डबल प्लस का जो रंग है वो कुछ नहीं होगा, वो रंगहीन होगा। अगर मैं कॉपर पे 2 प्लस और 1 प्लस की बात करता हूँ तो पहले मैं कॉपर पे 1 प्लस की बात करूँगा। अगर मैं कॉपर पे 1 प्लस लाऊंगा तो उसके 4s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसका मतलब इसका भी डीप कोष पूर्ण भरा है, तो कॉपर सिंगल प्लस का भी कोई रंग नहीं आएगा, ये भी रंगहीन होगा। लेकिन अगर मैं कॉपर पे 2 प्लस लाता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से निकलेगा, तब कॉपर डबल प्लस के 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 हो जाएगी, यानी इसका डी कोष पूर्ण रूप से भरा नहीं है, इसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आप इसको ड्रा करके भी समझ सकते हैं। ये देखिए डीप कोष में 5 कक्षक होता है, और अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, 7, 8, 9, तो आपको यहाँ पर देखिए लास्ट वाले कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिसके चलते कॉपर डबल प्लस का रंग आएगा और इसका हो जाएगा ये रंगीन। हालांकि कॉपर डबल प्लस का जो रंग होता है मोस्टली वो नीला होता है। अब आते हैं, अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले जो ये दिया है आपको कॉपर डबल प्लस, और इसकी मोलरता दिया है 1m ब्रैकेट में, फिर 2 पैरेलल लाइन खींचा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है Ag प्लस, यानी ये 1m है, और इसके बाद यहाँ पर Ag लिखा है सॉलिड फेज में। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन बनाता है ये साल्ट ब्रिज को दर्शाता है। अब इसके बाईं तरफ जो है ये पूरा हमारा एनोड कहलाएगा, यानी लेफ़्ट साइड का एनोड है, और राइट साइड का ये हमारा कैथोड कहलाता है। तो यहाँ एनोड है कॉपर और कैथोड है सिल्वर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्रिया क्या होगा, तो एनोड पर कॉपर से कॉपर डबल प्लस बनना है, यानी ऑक्सीकरण होना है, और कैथोड पर Ag प्लस से बनना है Ag। तो आइए देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमने एनोड और कैथोड पर होने वाली अपक्रिया लिख ली। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एनोड पर कॉपर से कॉपर डबल प्लस बनना है, जबकि कैथोड पर Ag प्लस से Ag बनना है। हमने दोनों को बराबर कर लिया है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर ली है, फिर हमने इसको जोड़ के पूर्ण सेल अपक्रिया बना दिया है। पूर्ण सेल अपक्रिया बनाने के बाद हम यहाँ पर E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। चूँकि हमने कैथोड एनोड की पहचान पहले ही कर ली है, कैथोड सिल्वर होता तो देखिए हमने सिल्वर को पहले लिखा है और कॉपर को बाद में लिखा है। यहाँ पर
हमने दोनों के मान जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुए थे, ये मान यहाँ पर रख करके हमने ई नॉट सेल का मान निकाल लिया। अब जब ई नॉट सेल निकल गया तो विद्युत वाहक बल यानी ई सेल की गणना हम नर्नस्ट समीकरण से करेंगे। देखिए ये नर्नस्ट समीकरण का रूप है। नर्नस्ट समीकरण का रूप लिखते समय सबसे पहले हम ई सेल लिखते हैं, फिर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। लॉग के बाद ध्यान रखिएगा आपकी ये जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है इसमें जो चीज़ राइट साइड में होती है, तो राइट साइड में दो चीज़ें हैं, कॉपर डबल प्लस और 2Ag। तो इस पर जिस पर आवेश लगा है केवल हम उसको लिखते हैं, क्योंकि दूसरे की सांद्रता हम एक मान लेते हैं तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कॉपर पे डबल प्लस है, तो देखिए हमने यहाँ कॉपर पे डबल प्लस लिखा है, ये ऊपर लिख दिया। और जो चीज़ तीर के बाएं साइड होती है, यानी ये समीकरण में तीर के बाएं साइड जो होती है वो नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉपर पे कोई आवेश नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हाँ Ag प्लस है तो देखिए यहाँ पे Ag प्लस लिखेंगे, और जितनी बार है इसके जितने यहाँ संख्या है, जैसे यहाँ संख्या 2 है तो हमने यहाँ 2 की घात लगा दिया है Ag की सांद्रता के ऊपर। अगर Ag 3 होता तो हम यहाँ 3 की सांद्रता की घात लगा देते। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों की सांद्रता की वैल्यू देखिए दिया है था शुरू में ही कि कॉपर के आयन की सांद्रता 1 है और Ag के भी आयन की सांद्रता 1 है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने दोनों की सांद्रता की वैल्यू निकाल दिया है और हमारा आंसर आ गया है ई सेल का 0.56 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद अगला दिया है अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको इससे पहले भी बताया गया है कि अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या होती है जो रासायनिक अपक्रिया को संपन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा है किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी के अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पहली अपक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक, तो यहाँ इसकी आणविकता 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 अणु और क्लोरीन का 1 अणु यानी 2 अणु भाग ले रहे हैं तो यहाँ आणविकता 2 है। यहाँ SO2 का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु कुल 3 अणु भाग ले रहे हैं तो इस अपक्रिया की आणविकता 3 है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो दिया है कि समझाना है कि CONH3 का होल 5 ClSO4 और CONH3 का होल 5 SO4Cl किस प्रकार के समावेवी हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन जब हम इनको आयनों में तोड़ेंगे तो आयनों पर तोड़ने पर इनके आयन देखिए भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं, इनके आयन भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं। और ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु आयनन पर ये भिन्न भिन्न आयन देते हैं, ऐसे समावेवी को हम कहते हैं आयनन समावेवी। तो उपरोक्त दोनों यौगिक हमारे आयनन समावेवी हैं। फिर अगला दिया है फेहलिंग विलयन किस प्रकार के अभिकर्मकों को या किस प्रकार के यौगिकों को पहचान करने में प्रयुक्त होता है समझाइए और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फेहलिंग विलयन के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारा फेहलिंग विलयन दो विलयनों से मिलकर बनता है, एक फेहलिंग विलयन ए और एक फेहलिंग विलयन बी। फेहलिंग विलयन ए में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जबकि फेहलिंग विलयन बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोशल साल्ट भी कहते हैं, उसका जलीय विलयन होता है। जब हम इन दोनों विलयनों को यानी ए और बी को इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो ये दोनों विलयन आपस में क्रियाएं करके वहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, और यही क्यूप्रिक ऑक्साइड जब एल्डिहाइडों से क्रिया करता है तो उनको वो अम्ल में ऑक्सीकृत करता है और स्वयं क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अवक्षेपित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को डिटेल करके फिर बताया है कि जब भी क्यूप्रिक ऑक्साइड जो विलयन ए और बी को मिलाने से बना था वो एल्डिहाइडों को देखिए अम्ल में ऑक्सीकृत करता है और स्वयं क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल रंग में अवक्षेपित हो जाता है। फिर अगला दिया है निम्नलिखित के आईपीएससी नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमको 5 यौगिक दिया है और पांचों का आईपीएससी नाम लिखना है। तो चलिए लिखते हैं पांचों का आईपीएससी नाम। यहाँ पर पहला यौगिक जो दिया है वो है CH3। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये है CH3। CH3 के बाद यहाँ लिखा है CH, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर CH है और CH के बाद फिर यहाँ CH लिखा है। इसके बाद ब्रैकेट में CH3 लिखा है, जो मुझे नहीं पता है कहाँ लगेगा उसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आगे हमने लगा दिया Br। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इस कार्बन के 4 बंध नहीं पूरे हो रहे हैं। क्यों? इसका एक बंध पिछले कार्बन से पूरा है, एक बंध अगले कार्बन से पूरा है और एक बंध हाइड्रोजन से पूरा है। 3 ही बंध पूरे हैं। इसका मतलब इस कार्बन का एक बंध पूरा नहीं है, खाली है। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट में जो CH3 लिखा था वो यहीं पर लगेगा, तभी इस कार्बन के 4 बंध पूरे होंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं तो देखिए हमारे कार्बन की लंबी श्रृंखला यही हो जाएगी। ठीक है।
अब इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में सबसे खास चीज़ है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक आएगा उधर से गिनती करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला कार्बन, ये हमारा दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और लास्ट वाला हमारा 5 कार्बन हो जाएगा। तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए इसका नाम लिखेंगे क्या, पेंट। दूसरे कार्बन पे ईन मिल गया तो इसका नाम लिखेंगे पेंट टू ईन। और उसके बाद चौथे कार्बन पे देखिए तो ये Br छूट गया है यानी ब्रोमो छूट गया है, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो पेंट टू ईन करके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा फिर दिया हुआ है, दूसरा यौगिक दिया है CH3 का होल ट्वाइस CH। अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि CH3 का होल ट्वाइस कैसे लिखेंगे तो इसको छोड़ के पहले CH लिख दीजिए। ये देखिए हमने CH लिख दिया। CH के बाद आगे लिखा है CH2 और CH2 से आगे फिर लिख दिया है Br। तो Br ब्रैकेट में लिखा है। तो आप यहाँ पर देखिए इस कार्बन को, तो इस कार्बन के अभी कितने बंध दिखाई दे रहे हैं, एक बंध इसका पूरा हुआ है यहाँ से इस कार्बन से और एक बंध हाइड्रोजन से, यानी 2 बंध पूरे हैं। इसका साफ मतलब है इस कार्बन के अभी भी 2 बंध खाली हैं। और यहाँ पर CH3 2 बार चूँकि लिखा हुआ था, इसका मतलब इसके दोनों बंधों पर एक एक CH3 यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसके सिवा इस कार्बन पे देखिए इसके 3 बंध पूरे हैं, एक बंध पिछले कार्बन से और 2 बंध हाइड्रोजन से, तो इसका भी एक बंध खाली है जहाँ पर जुड़ा है क्या, Br। अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो हमारे पास कार्बन की लंबी श्रृंखला आएगी ये 3 कार्बन की। 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला का जब आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा प्रोप। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा प्रोपेन। अब यहाँ नंबरिंग किधर से करें तो देखिए, अगर यहाँ पे हम इधर से नंबरिंग करेंगे साइड चेन, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो साइड चेन पहले मिलेगा। यहाँ हमारे पास 2 साइड चेन है, एक Br और एक CH3। तो नंबरिंग हम राइट साइड से करेंगे तो ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अब पहले कार्बन पे ब्रोमो है, दूसरे कार्बन पे मेथिल है। चूँकि ब्रोमो को पहले लिखना है तो यहाँ पे नाम में हम लिखेंगे 1 ब्रोमो और उसके बाद दूसरे कार्बन पे हम नाम लिख देंगे किसका, मेथिल का। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अगला दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन CH3 का होल ट्वाइस, फिर वैसा ही दिया है CBr। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। C से जुड़ा है Br, देखिए हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद Br से आगे जुड़ा है CH2, ठीक है ये जोड़ दिया। और CH2 से आगे जुड़ा है CH3। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा लेफ़्ट कार्बन है, ये लेफ़्ट कार्बन के 2 ही बंध पूरे हो रहे हैं और इसको 4 करने के लिए 2 बंध और चाहिए। इसका मतलब जो ये बड़े ब्रैकेट में 2 CH3 लगे हैं वो इसके दोनों बंधों पे जुड़ेंगे तभी उस कार्बन के 4 बंध पूरे होंगे। अब हमको यहाँ पर फिर से कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है। तो फिर देखिए यहाँ पे कार्बन की जब आप लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो ये आपके 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। लंबी श्रृंखला में गिनती इस बार बाईं तरफ से करेंगे क्योंकि बाईं तरफ से साइड चेन पहले मिलेगा। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 कार्बन मिले हैं। तो 4 कार्बन का यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन। अब दूसरे कार्बन पे ब्रोमो भी मिला है, मेथिल भी मिला है। तो चूँकि ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो। इसके सिवा फिर यहीं पर लिखेंगे 2, फिर हम लिख देंगे मेथिल और लास्ट में हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है CH3 का होल थ्राइस CCl। अब यहाँ पर फिर मान लेते हैं कि आपको ये ब्रैकेट वाली चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि CH3 का होल थ्राइस क्या लिखा है, तो उसको छोड़ के आप कार्बन पे पहले Cl लगा लीजिए। अब आप देखिए इस कार्बन के 3 बंध खाली चल रहे हैं, इसका मतलब जो 3 बार CH3 लगा है वो इन तीनों बंधों पे लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 CH3 आ गए। अब आप कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लीजिए। तो आप किधर से भी चुनेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको 3 ही कार्बन की मिलेगी, जो कि ये है। अब 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम हो जाएगा प्रोपेन। गिनती आप किधर से भी करेंगे तो आपका साइड चेन दोनों ओर से दूसरे कार्बन पे मिलेगा। तो दूसरे कार्बन पर मेथिल भी है और दूसरे कार्बन पे क्लोरो है। चूँकि क्लोरो का C लेटर पहले आएगा तो यहाँ पे नाम लिखेंगे हम 2 क्लोरो, फिर यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल और लास्ट में हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इसके सिवा अगला दिया है बेंजीन पे, यहाँ NO2 भी लगाया है, OH भी लगाया है और Cl भी लगाया है। अगर बेंजीन पर NO2, OH और Cl तीनों लगे हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे
और बेंजीन पर यहाँ लगा हुआ है ऊपर NO2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है OH और यहाँ पर लिखा है Cl, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्व हम OH को देते हैं, तो यानी हम यहाँ Cl को और NO2 को महत्व नहीं देंगे, तो इनको भूल जाइए। और बेंजीन पे अगर OH लगा है तो बेंजीन पे OH लगा है तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। क्योंकि हमने NO2 और Cl हमारे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है लेकिन OH समूह है, तो बेंजीन पे अगर OH है तो हम बेंजीन पे OH को महत्व देंगे, और जब बेंजीन पे OH लगता है तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये हमारा पहला कार्बन हो गया। अब दूसरा कार्बन कौन होगा, तो देखिए Cl का नाम क्लोरो होता है और NO2 का नाम नाइट्रो होता है। चूँकि क्लोरो का वो पहले लिखना है तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से Cl पहले मिले, तो ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवां और ये छठवां कार्बन होगा। तो दूसरे पर हमको यहाँ मिला है क्लोरो, तो इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, और छठवें पर हमको मिला है नाइट्रो, तो यहाँ लिखेंगे 6 नाइट्रो, और लास्ट में आ जाएगा फिनॉल। यह इस यौगिक का नाम हो जाएगा। अब ये पांचों नाम आपको नीचे एकदम क्लियर करके दिए गए हैं कि अगर किसी को नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 यौगिकों के नाम जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, ये उनके नाम आप देख लेंगे, और लास्ट में इसका नाम जो अभी मैंने बताया था 2 क्लोरो 6 नाइट्रोफिनॉल। अब इसके बाद आता है कि अगर आप IPSC नाम नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि आप निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, वो हमको बताइए। यहाँ पर देखिए आपको 5 कन्वर्जन दिया है। अगर आप 5 IPSC नाम नहीं बनाना चाहते हैं तो उसकी जगह पे 5 कन्वर्जन करना है। पहला दिया है मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाएंगे। अब देखिए मेथिल आयोडाइड यानी एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है जिससे आपको ज़्यादा कार्बन वाला एल्केन बनाना है, तो इसके लिए आप वुर्ज अपक्रिया या फ्रैंकलैंड अपक्रिया का पालन कर लीजिए। देखिए मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाने के लिए हमने मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु से क्रिया करा दिया है। जब हम इसको सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के 2 अणु सोडियम से क्रिया करके यहाँ पर 2Na निकाल देंगे, और बाकी जो दोनों CH3 हैं ये आपस में जुड़ करके C2H6 यानी एथेन का निर्माण कर लेंगे। अगला दिया है प्रोपीन से एलिल क्लोराइड कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि प्रोपीन से अगर हमको एलिल क्लोराइड बनाना है तो इसके लिए सीधे सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप क्लोरीन के साथ उच्च तापमान पे क्रिया करा दीजिए। याद रखिएगा एलिल का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ अगला कार्बन ही एलिल कार्बन होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के बाईं तरफ CH3 जो है ये हमारा एलिल कार्बन है। इसी एलिल कार्बन पे हमको क्लोराइड जोड़ना है। तो देखिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं। जब आप इसको क्लोरीन से उच्च ताप पर क्रिया कराएंगे तो इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना लेंगे, यानी यहाँ HCl निकल जाएगा, और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा, और निकले हुए हाइड्रोजन की जगह लेने क्लोरीन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH2Cl बन गया है। एलिल कार्बन पे क्लोरीन आके जुड़ गया है, इसका मतलब ये एलिल क्लोराइड बन चुका है। अब अगला दिया है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, तो देखिए प्रोपीन का पहले सूत्र लिख लेते हैं। प्रोपीन का सूत्र होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन है, और इसको बनाना आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसो कौन सा समूह होता है, देखिए आपको बताया गया है कि CH3CH3 ये हमारा आइसोप्रोपिल समूह होता है। क्योंकि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहा है इसका मतलब यहाँ पे Br लगाना है। तो इसका साफ मतलब है इस यौगिक से अगर इसको ये बनाना है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ना है। तो इसके लिए इसकी क्रिया हम HBr से कराएंगे मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। अब अगर हम HBr से क्रिया कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि HBr का जो ऋणात्मक भाग होगा यानी Br माइनस और ये H प्लस है, तो Br माइनस जो ऋणात्मक भाग होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखिए Br चला जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन से जुड़ने, और इनके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ CH के साथ Br आ जाएगा, तो देखिए CH के पास आ गया Br, और इस कार्बन के पास पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3, और हमारा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ये समीकरण हमने नीचे यहाँ पर बना दिया है। अगला आता है कि ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत आसान होता है। ब्यूटीन पे सूत्र अगर यहाँ पे इसका समीकरण लिखते हैं तो ब्यूटीन होता है CH3, फिर यहाँ CH2,
यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा ब्यूटीन हो गया। अब इससे कह रहा 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। 1 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब होता है कि आप यहाँ CH3 लिखें, कार्बन कार्बन के बीच अब आप सिंगल बॉन्ड लिखेंगे क्योंकि ब्यूटेन कहा है, और 1 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब होता है कि इस CH2 के पास आपको जोड़ना है Br। तो आप खास बात देखो, इस यौगिक से इस यौगिक को जब बनाएंगे तो सबसे पहले डबल बॉन्ड नहीं आना है, यानी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को गायब करना है। तो फिर यहाँ हम क्रिया HBr से ही करा देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर आप केवल HBr लेंगे तो फिर Br पे माइनस होता है, H पे प्लस होता है, तो ये Br माइनस मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ने चला जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। लेकिन यहाँ देखिए Br को हमको लास्ट वाले कार्बन पे जोड़ना है, तो इसके लिए हमको मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा करना होगा। इसके लिए जब हम HBr से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक लेंगे परऑक्साइड, आमतौर पर वो बेंजोइल परऑक्साइड होता है, अगर आपको नाम नहीं याद है तो केवल परऑक्साइड लिखेंगे। परऑक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ के नियम का विपरीत होने लगता है और ऋणात्मक भाग यानी Br माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे चला जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो CH2 के पास चला जाएगा Br और देखिए CH2Br बनेगा, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा बगल वाले कार्बन पे, तो ये भी CH2 बन जाएगा जो कि यहाँ पर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ये वाला गायब हो जाएगा पाई बंध कमज़ोर होने के चलते, और हमारा उत्पाद हमारे सामने रहेगा। फिर अगला आता है कि प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे, यानी एल्कीन से एल्काइन बनाना है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको जो प्रोपीन दिया गया है उसको आप ब्रोमीन से क्रिया करा लीजिए। ब्रोमीन से क्रिया कराने पर क्या होगा कि जो एक पाई बंध है टूट जाएगा और दोनों ब्रोमीन यहाँ चले आएंगे, और बाद में एल्कोहलिक KOH से क्रिया करा दिएगा। उससे क्या होगा तो आपका यहाँ से ये कैसे बना इसको मैं डिटेल यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है CH3, फिर यहाँ पर लिखा है CHBr, तो मैं यहाँ पर देखिए Br को ऊपर कर रहा हूँ, H को नीचे कर रहा हूँ। अगले में भी CHBr लिखा है, तो इस बार हम Br को यहाँ पर नीचे लिख के H को ऊपर लिख दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये भी CHBr ही कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। जब आप इसको एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे, एल्कोहलिक KOH यहाँ पर आपने 2 बार लिया है, तो चलिए हम एल्कोहलिक KOH यहाँ जब 2 बार लेंगे तो आप खुद ध्यान दो कि यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पे सबसे पहले ये जो दोनों पोटेशियम हैं ये दोनों Br खींच ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ से Br को आप गायब कर दीजिए, ये 2 Br और 2 पोटेशियम यहाँ से गायब हो जाएंगे, 2K Br बन के, देखिए यहाँ पे 2K Br माइनस हो गया है। इसके बाद ये जो दोनों OH हैं ये बारी बारी से दोनों कार्बन का H खींच के जल बना ले जाएंगे, ये भी गायब हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने -2H2O किया है, ये गायब हो गए। अब आपके पास देखिए बचा क्या है, आपके पास बचा है CH3 जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर क्या बचा है सिंगल बॉन्ड C, और अगले बाद यहाँ अगले कार्बन के पास CH बचा है। अब आप देखिए इस कार्बन का केवल एक ही बंध पूरा हो रहा है और उसको 3 बंध और चाहिए, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे जिससे दोनों ही कार्बन के 4 बंध पूरे हो जाएंगे और हमारा प्रोपाइन हमारे सामने होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण देना है, यानी टॉल्यूइन से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, एथेन नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनामाइड से कैसे प्राप्त करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, RMGX जो ग्रिग्नार्ड डिपकर्मक है उससे कैसे प्राप्त करेंगे, और बेंजोइक एनहाइड्राइड से। तो चलिए बारी बारी से हम सबसे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। पहला होता है टॉल्यूइन। अगर टॉल्यूइन है तो टॉल्यूइन से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए टॉल्यूइन का सूत्र होता है C6H5CH3, यानी अगर हम बेंजीन पर यहाँ CH3 लगा दें, ये टॉल्यूइन है। अब इससे हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, यानी आपको यहाँ पर बेंजीन पर COOH लगाना है, यही तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब आपको यहाँ खुद सोचना होगा कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए मुझको केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब हमको टॉल्यूइन से 2 हाइड्रोजन को गायब करना है और वहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैं कोई प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ ले लूँगा जैसे K2Cr2O7, अम्लीय ले लीजिएगा, अम्लीय मतलब H2SO4 के साथ, या KMnO4 लेंगे। अब उससे क्या होगा कि ये लगातार आपके पास ऑक्सीजन भेजेंगे, जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए उतना ये भेजेंगे। अब यहाँ पर CH3 में जो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है उसमें से 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत जल बना लेते हैं। तो देखिए
3 हाइड्रोजन में से अगर 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लें तो जल बनने का मतलब हो गया कि एक ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ख़त्म हो गए, तो मेरे पास अब कितने हाइड्रोजन केवल बचे हैं? एक बचा है। अब ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं ये अगर जा करके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएँ तो देखिए COOH बन जाएगा। ठीक है, तो यानी सिंपल सा मतलब है कि अगर हमको टॉल्यूइन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो कोई प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में हमने वही किया है कि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के द्वारा हम यूज़ करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिए हैं। अगला दिया है एथेन नाइट्राइल से। एथेन नाइट्राइल का जो सूत्र होता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं एथेन नाइट्राइल है, तो इसको हम CH3CN बोल सकते हैं, यही है एथेन नाइट्राइल। और इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, चूँकि नाइट्राइल में 2 कार्बन है तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी 2 कार्बन का बनाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे बना आप इसको समझिएगा कि मेथिल साइनाइड से यानी एथेन नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। आप सिंपल तरीका है, इसका जल अपघटन कर दीजिए। जब आप इसका जल अपघटन करेंगे तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर हम जल लेंगे, किसकी उपस्थिति में? थोड़ा सा अम्लीय जल लेते हैं ताकि अपक्रिया जल्दी हो। यहाँ हम जल के 2 अणु क्यों लेंगे? क्योंकि एसिड बनाने के लिए हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए। जल के एक अणु में एक ही ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम जल का 2 अणु लेंगे। अब ये क्रिया कैसे होगी? देखिए यहाँ पर होता ये है कि सबसे पहले कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बंध टूटेगा, क्योंकि एसिड बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन नहीं चाहिए। तो जल का पहला अणु आता है और इसको देता है H2 और इसको देता है O। देखिए H2 टूट करके नाइट्रोजन को H2 दिया और कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया, जल का एक अणु खर्च हो गया। जब दूसरा अणु आएगा तो वो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन देगा और इस साइड को OH देगा। तो देखिए यहाँ से ये NH3 निकल जाएगा और ये हमारा देखिए बन गया CH3COOH। तो हमारा CH3COOH मिल गया और NH3 यहाँ सह उत्पाद के रूप में अलग हो जाएगा। तो देखिए एथेन नाइट्राइल से हमने बनाते समय सीधे जल अपघटन किया है और यहाँ पर हमारा प्रोपेनोइक अम्ल बन गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो मिसप्रिंट है वो आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर एथेन नाइट्राइल कहा है, तो अगर हमसे यहाँ एथेन नाइट्राइल कह रहा है तो एथेन नाइट्राइल का मतलब होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। आप यहाँ पर जो C2H5 लिखा है आप यहाँ पर CH3 लिखेंगे, जैसा मैंने ऊपर समझाया था आपको, और यहाँ भी C2H5 की जगह पर CH3 कर लेंगे। ये आपका एथेन नाइट्राइल होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेंगे। आते हैं अगले कन्वर्जन पे। वो दिया है एथेनेमाइड से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो देखिए एथेनेमाइड का मतलब होता है कि आप यहाँ पर CH3CONH2, यही आपका एथेनेमाइड है। इससे हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो चूँकि आपके एमाइड में 2 कार्बन है तो इसका मतलब आप अम्ल भी हमको 2 कार्बन का बना के देंगे। तो 2 कार्बन वाले अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए सिंपली आपको फिर जल अपघटन करना होता है, यानी इसको आप जल से क्रिया करा दीजिए अम्ल की उपस्थिति में। अब ये कैसे बनेगा इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लें कि जब यहाँ पर हम NH2 को निकाल के बाहर करेंगे, क्योंकि अम्ल में NH2 कहीं नहीं होता है, तो जो आपने यहाँ जल लिया है जल के पास H और OH होता है, तो सिंपली ये इसको H दे देगा और इसको OH दे देगा। तो देखिए आपका यहाँ पर CH3COOH बन के तैयार हो गया है और ये NH3 जो है यह सह उत्पाद के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एथेनेमाइड लेकर के इसका जल अपघटन कर दूं तो देखिए हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास आ जाएगा। फिर अगला देता है RMgX से, यानी ग्रीनार्ड अपकर्मक से। अगर आपको ग्रीनार्ड अपकर्मक से कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो आपको उसको कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने RMgX को CO2 से क्रिया कराया है। अब ये क्रिया किस प्रकार होगा इसको भी पूरा आप समझ ही लें तो आसान हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर जो CO2 हमने लिया है इसमें अगर आप ध्यान दें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो होता है उसमें से एक बॉन्ड ऑक्सीजन खींच लेता है। अब ऑक्सीजन ने अगर बॉन्ड खींच लिया है तो ऑक्सीजन पर यहाँ आवेश कौन सा हो जाएगा? माइनस, और इस कार्बन पर आवेश हो जाएगा प्लस। ऐसे ही ग्रीनार्ड अपकर्मक में भी 2 हिस्से होते हैं। Mg वाला हिस्सा जो धातु का हिस्सा है वो प्लस होता है और R वाला हिस्सा होता है माइनस। अब यहाँ पर जब ये क्रिया होगी तो ये जो माइनस वाला हिस्सा है ये जुड़ने चला आएगा इस प्लस वाले यानी कार्बन से। तो देखिए कार्बन से जुड़ने R आ गया है और ये जो प्लस वाला हिस्सा है ये जुड़ने चला आएगा O माइनस से। तो देखिए यहाँ O से जुड़ने चला आया है MgX। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जल अपघटन किया है
जल अपघटन कैसे होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो जल अपघटन के लिए हम यहाँ पर इस बंध को तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये बंध टूटेगा, जल का यच इसको मिल जाता है और इसको मिल जाता है OH। तो आप देखिए यहाँ पर आपका एसिड बनकर तैयार हो गया है, RCOOH बन गया है। और ये जो MgX है ये OH को जोड़ करके MgOH बना लेता है। तो देखिए यहाँ भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल ऋणात्मक अपकर्मक से बन गया। अगला दिया था हमारा कि बेंजोइक एनहाइड्राइड से हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेंजोइक एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है वो है C6H5CO का होल ट्वाइस O, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारा बेंजोइक एनहाइड्राइड है। अगर इससे हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब C6H5COOH बनाना है, तो आप इसका जल अपघटन कर दीजिए। जल अपघटन का मतलब होता है आप इसको क्रिया करा दीजिए, जल से HOH से क्रिया करा देंगे, यानी H2O से क्रिया करा देंगे। H2O को मैंने HOH करके लिखा है। अम्ल की उपस्थिति में ये क्रिया कराइएगा। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पर ये जो C6H5COO है ये जल का H लेके देखिए बना लेगा C6H5COOH, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी आपस में क्रिया करके अम्ल ही बना लेगा। यानी आपको उस अम्ल के कितने अणु मिल जाएंगे, 2 अणु। तो लास्ट में देखिए हमने यही किया है कि यहाँ पर हमने बेंजोइक एनहाइड्राइड को जलीय अपघटन जब किया तो हमको बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ अगला प्रश्न दिया है कि डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। अब देखिए डाई एथिल ईथर की अगर HI से अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखेंगे, ये है तो बहुत डिटेल में 4 पदों में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, लेकिन अगर आप शुरू के 2 पद समझ गए तो अंतिम के 2 पद उनमें हल्की सी चेंजिंग करके ही बनाई गई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डाई एथिल ईथर को अगर हम HI से क्रिया कराते हैं तो होता क्या है। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O, यहाँ पे C2H5 है। जब आप इसको पहली बार HI से क्रिया कराएंगे, HI से गर्म अवस्था में क्रिया कराते हैं, तो क्रिया में यहाँ पर HI के 2 अणु भाग लेते हैं। ये अवस्था गर्म अवस्था में होती यानी हॉट की अवस्था में क्रिया होती है। और यहाँ पर होता क्या है कि HI के जो 2 अणु हैं वो किस प्रकार क्रिया करते हैं। देखिए सबसे पहले पहला अणु आता है और वह HI का अणु O को अपना H देता है और C2H5 को अपना I देगा। ऐसे दूसरा अणु आएगा, वो भी वही काम करेगा, वो C2H5 को I देगा और O को अपना H देगा। तो देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा और आपको यहाँ पर C2H5I के कितने अणु मिलेंगे, 2 अणु मिलेंगे। तो यहाँ देखिए जब आप C2H5O C2H5 को HI के साथ गर्म अवस्था में क्रिया कराते हैं तो आपको एथिल आयोडाइड के 2 अणु मिलते हैं और साथ में जल निकल जाता है। अब आपको यही बताना है कि यहाँ पर डाई एथिल ईथर जब HI से क्रिया किया है तो किस प्रकार यहाँ एथिल आयोडाइड के 2 अणु मिले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डाई एथिल ईथर और HI ही आपके पास क्रियाकारी हैं। तो देखिए यह आपकी क्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप शुरू के 2 पद समझ गए तो अंतिम के 2 पद ठीक वैसे ही हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव करके हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला पद दिया है कि ईथर जो है वो HI से कैसे क्रिया करेगा। मैं पहले आपको समीकरण समझाऊंगा, स्टेटमेंट आप बाद में पढ़ लेंगे। देखिए होता ये है कि यहाँ पर जो HI है उसमें से I इस बंध को खींचेगा। अगर I इस बंध को खींचेगा तो I पर आ जाता है माइनस आवेश और H पर क्या आता है, प्लस आवेश। और जैसे ही H पर प्लस आता है ये ऑक्सीजन तुरंत उस H को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बंध बना लेता है। तो देखिए यहाँ से I माइनस अलग हो गया है और यह जो आपका H था इस H को इस ऑक्सीजन ने जोड़ लिया है। तो देखिए अब आपका H इस ऑक्सीजन से जुड़ गया है। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है H को, इसलिए ऑक्सीजन पर यहाँ कौन सा आवेश आ गया है, प्लस। और हाइड्रोजन पर कोई आवेश नहीं होगा क्योंकि उसका एक ओर से बंध गया था तो दूसरी ओर से उसको पुनः बंध मिल गया है। तो H यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ जो यौगिक हमारे सामने बना है इसको हम कहते हैं डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन। तो पहले पद में डाई एथिल ईथर HI से क्रिया करके डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, आप इसका स्टेटमेंट पढ़ते रहिएगा। दूसरे पद में कुछ ज़्यादा नहीं होना है। यहाँ पर जो I माइनस था ये देखिए फिर से आ गया है और ये जो चीज़ थी ये हमने फिर देखिए यहाँ पर बना ली है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखा है ये मिसप्रिंट है, आप इसको नहीं माइंड करेंगे। अब ये चीज़ देखिए बन गई है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए प्लस चार्ज है।
आप सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन दूसरे नंबर का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो एक ऋणात्मक तत्व अपने ऊपर प्लस आवेश बहुत देर तक धारण नहीं कर पाएगा, वह अस्थायी होगा। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन ने तुरंत ये बंद खींच लिया है, क्योंकि जब ये बंद खींचेगा तो बंद खींचने के चलते इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस, और C2H5 पे जो आवेश आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए, जब ऑक्सीजन यहाँ पर इस बंद को खींच रहा है तो ऑक्सीजन के बंद खींचने के चलते यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस आवेश आएगा और पहले से उसके ऊपर प्लस आवेश है, यानी वो उदासीन हो जाएगा। और उदासीन होने के नाते ये यहाँ से C2H5OH बन करके चला जाएगा। जब ऑक्सीजन इस बंद को खींच रहा था तो यहाँ पे C2H5 पे कौन सा आवेश आएगा, C2H5 पे यहाँ प्लस आवेश आया, और जैसे ही प्लस आवेश आया वहाँ पर I माइनस देखिए उससे जुड़ गया। अब C2H5 का प्लस और I का माइनस ये मिलके बना लिए C2H5I, और ये हमारा C2H5OH भी यहाँ पर बन गया। दो पद की क्रिया हो गई, इसमें एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल बन गया। अगर ये दोनों पद आप समझ गए हैं तो तृतीय पद फिर पहले पद के ही जैसा है। ध्यान दीजिए उसमें क्या अंतर करना है। तृतीय पद में क्या होता है कि अगर आप HI थोड़ा और ले लेंगे तो तृतीय पद कैसे शुरू होता है, अगर आप ध्यान दें तो तृतीय पद हूबहू पहले पद के ही जैसा है। अंतर इतना है कि वहाँ पर ऑक्सीजन से यहाँ C2H5 जुड़ा है और यहाँ पर क्या जुड़ा है, HI। सेम प्रोसेस देखिए, वहाँ भी HI था, यहाँ भी है। अब चूँकि वहाँ C2H5 था तो यहाँ पर आपका C2H5 बना था, यहाँ इस वाले पद में यहाँ H है तो यहाँ पर आपका H बना हुआ है। तो देखिए तृतीय पद भी उसी के जैसा है। और जो चौथा पद है, जो हमारा लास्ट पद है, वो भी दूसरे पद के ही जैसा है। चौथे पद में अगर आप देखेंगे तो चौथे पद की भी क्रिया हूबहू उसी के जैसी है। यहाँ पर देखिए I माइनस लिखा है, देखिए यहाँ पर भी I माइनस लिखा है। फिर यहाँ पर आपका C2H5OH C2H5 था, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अंतर वही है कि यहाँ पर जहाँ C2H5 था वहाँ पर यहाँ H है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर ये C2H5I अलग हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर ये H2O अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, वो है यहाँ पर C2H5OH नहीं बनेगा, यहाँ पर C2H5I बनेगा। और दूसरी मिस्टेक, यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, आप केवल यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ये दोनों आप अपनी कॉपी में लिखते समय करेक्शन कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ सही हैं। अब आते हैं एल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि बताते हैं। तो आपको बताया गया है कि जब हम एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कोहल से जल का अणु निकलेगा और एल्कीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, ये हमने यहाँ पे एक एल्कोहल लिया है, जब इसको H2SO4 की उपस्थिति में हमने क्रिया कराया है एथिल एल्कोहल को, तो देखिए यहाँ से जल का एक अणु निकल गया है। अब जब जल के अणु निकल जाएंगे तो इन दोनों कार्बन के पास एक एक बंध की कमी होगी, जिसको पूरा करने के लिए वो अपने बीच डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, तो हमको एल्कीन मिलेगा। अब यहाँ पे ये उठता है कि यह क्रिया कैसे पूर्ण हुई है, तो चलिए देखते हैं यह क्रिया कैसे पूर्ण हुई है। यह क्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद होता प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। अब ये पद कैसे होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने उस अभिक्रिया में जो H2SO4 लिया था वह अपने आप को आयनित करके प्रोटॉन उपलब्ध कराता है और वही प्रोटॉन एल्कोहल के पास पहुंचता है। चूँकि H+ इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो वह देखता है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वहीं पर वो आक्रमण करता है। यहाँ ऑक्सीजन चूँकि हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, तो देखिए ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है बंध बनाने के लिए, इसलिए उसके ऊपर माइनस आवेश आएगा। पहले से उसके ऊपर प्लस आवेश है, उदासीन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर अब कोई आवेश नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो एल्कोहल बना है वो प्रोटॉन लेकर के एल्कोहल बना है, इसलिए इसको प्रोटॉन युक्त एल्कोहल कहा गया या ऑक्सोनियम आयन कहा गया। द्वितीय पद में जो प्रोटॉन युक्त एल्कोहल होता है उसमें जो ऑक्सीजन है वह अपना प्लस चार्ज हटाना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो देखिए वहाँ पर वो इस बंध को खींचेगा। अब इस बंध को खींचने से ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आएगा और कार्बन पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश। तो यहाँ ध्यान दीजिए ऑक्सीजन पे पहले से ही प्लस आवेश था और अब उसके ऊपर माइनस आवेश भी आ गया, तो वो उदासीन हो जाएगा, और उदासीन होते ही वो यहाँ से H2O बन करके अलग हो गया। तो देखिए हमने H2O को अलग कर दिया, और H2O के अलग होने के बाद ये जो बच गया यहाँ पे कार्बन का जो ये प्लस आवेश था वो कार्बन पे शो होने लगेगा,
और कार्बन पे जब प्लस बनेगा तो इसको कार्बोनियम आयन कहते हैं, यानी द्वितीय पद में कार्बोनियम आयन का निर्माण हो गया। अब आते हैं तृतीय और आखिरी पद में। तृतीय पद में जो हमारा कार्बोनियम आयन है, इसमें जो बगल वाला कार्बन है, यानी धनावेशित कार्बन के बगल वाला कार्बन, वह करता क्या है, वह हाइड्रोजन को यहाँ से बिना इलेक्ट्रॉन के भगा देता है, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब हाइड्रोजन को अगर आप बिना इलेक्ट्रॉन के भगाएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस, और वो इस बंध में छुपे इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर घुमा देता है, जिससे कार्बन को उसके इलेक्ट्रॉन पुनः मिल जाते हैं और कार्बन का आवेश समाप्त हो जाता है और हमारे उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है और एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन पे टिप्पणी देनी है। तो देखिए, एस्टल्डिहाइड बनाने का एक आसान तरीका होता है कि आप अगर एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें तो वहाँ पर एस्टल्डिहाइड बन जाता है। तो देखिए, वही किया गया है कि अगर हम एथिल एल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। अब दिया है एल्डोल संघनन क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि जब आप अल्फा हाइड्रोजन युक्त किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को तनु NaOH या K2CO3 या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित कराते हैं तो इनके दो दो अणु आपस में जुड़ करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, जिन्हें हम एल्डोल कहते हैं। तो आइए देखिए, ये इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इनके अणु परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। अभिक्रिया कैसे होती है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर पहली अभिक्रिया में मैंने एस्टल्डिहाइड लिखा है, यानी CH3CHO, और ये भी देखिए एस्टल्डिहाइड का अणु अगर आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो देखिए CH3 ये है और ये हमारा CHO है। तो ये दोनों ही एस्टल्डिहाइड के अणु हैं। ये आपस में कैसे जुड़ेंगे उसको समझ लेते हैं। होता ये है कि यहाँ पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड गायब हो जाता है और एक बॉन्ड जैसे ही गायब होगा ये हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीजन से जुड़ने चला आएगा। ये जुड़ गया। अब बाकी जो हिस्सा बच गया CH2CHO, ये चला जाता है कार्बन से जुड़ने। तो यहाँ देखिए, ये हो गया OH और CH2CHO यहाँ जुड़ने चला आया है। ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जिसको हम एल्डोल कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप कीटोन लेते हैं तो देखिए, ये हमने एसीटोन लिया है और इसको अगर पढ़ेंगे तो देखिए CH3 COCH3, ये भी हमारा एसीटोन है। अब ये कैसे जुड़ते हैं, ये भी एल्डोल जैसे बना था वैसे जुड़ेंगे। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो दो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड गायब होगा और तुरंत हाइड्रोजन O से जुड़ने चला आएगा और बाकी जो हिस्सा बचेगा CH2COCH3 वो कार्बन से जुड़ेगा। तो देखिए, यहाँ OH बन गया और यहाँ CH2COCH3 बन गया और ये हमारा एल्डोल संघनन हो गया। अब आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है? एल्डोल संघनन में हमने जो एल्डिहाइड लिया था या जो कीटोन लिया था उसके दोनों अणु एक समान थे या एक ही यौगिक के थे, जबकि क्रॉस एल्डोल में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस एल्डोल में हम दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड के अणु या दो भिन्न भिन्न कीटोन के अणु या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का अणु लेंगे और जब हम उनको तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन कराएंगे तो लास्ट में आपको असंतृप्त एल्डिहाइड मिलेगा या असंतृप्त कीटोन मिलेगा। इसको हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो देखिए, इसके स्टेटमेंट में भी इस चीज़ को कहा गया है कि जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों, दो भिन्न भिन्न कीटोनों या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अणु के मध्य तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो आपको असंतृप्त एल्डिहाइड या असंतृप्त कीटोन मिलता है। इस प्रकार के संघनन को क्रॉस एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। इस संघनन में किसी एक कार्बोनिल यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त होती है इसकी, कई बार बोर्ड में पूछ लेता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो अपक्रियाएँ लिया है। पहली अपक्रिया में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हमने लिया है प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब यहाँ मिस्टेक ये है कि यहाँ C6H5 लिखा है, आप इसको C2 लिखेंगे। यहाँ पर जो C6 लिखा हुआ है आप C6 ना लिख करके यहाँ पर C2H5 लिखिएगा, यानी C के बाद जो 6 लिखा है आप यहाँ C2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5 देखिए, यहाँ पर C2 लिखा है, यहाँ पर केवल मिस्टेक किया है। तो हमने यहाँ पर प्रोपियोनेल्डिहाइड लिया है और यहाँ देखिए एस्टल्डिहाइड लिया है। अब जब यहाँ पे दोनों के बीच संघनन होगा तो वही प्रोसेस, यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ से एक बॉन्ड आप गायब करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा देंगे और बाकी जो CH2CHO है ये ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया OH और ये देखिए C के साथ H2 आ गया और क्या हो गया, CHO हो गया। जब आप इसको यहाँ पर गर्म करते हैं
तो गर्म करने पर यहाँ पर ये जो OH है ये बगल के कार्बन का H लेके H2O बना लेता है। तो देखिए यहाँ से H2O निकल गया। अब ये H2O निकलने से इन दोनों कार्बन के एक बंध कम हो जाएंगे, जिसको पूरा करने के लिए वो अपने बीच डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपको यहाँ पर असंतृप्त एल्डिहाइड मिला। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO को अगर हम यहाँ एसीटोन लेते हैं तो देखिए ये भी क्रॉस एल्डोल है, एक अणु एल्डिहाइड का और एक अणु कीटोन का। फिर वही प्रोसेस, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच जो दो बंध हैं उसमें से एक बंध गायब करेंगे और इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज देंगे और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम लाके कार्बन से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ OH है और बाकी जो हिस्सा था CH2, तो देखिए यहाँ पर CH2 CO CH3 कर दिया है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये H2O निकलेगा, जिससे इन दोनों कार्बन के एक एक बंध कम हो जाएंगे, जिसको बैलेंस करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपको असंतृप्त कीटोन मिल जाएगा और यही हमारा क्रॉस एल्डोल अपक्रिया या क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। अगर आप इस प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं तो आपके सामने आता है कि आप और भी कर सकते थे, जैसे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिख सकते थे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि और हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया को। एस्टरीकरण क्या होता है? देखिए एस्टरीकरण में आप कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, जैसे हमने RCOOH लिया है, इसकी क्रिया करा दीजिए किसी एल्कोहल से। मान लीजिए वो एल्कोहल ROH है, यहाँ R की जगह पे आप कोई एल्किल समूह रखेंगे। तो होता ये है कि यहाँ पर जब इन दोनों की क्रिया होती है तो यहाँ पर H2O निकलता है, ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जो H2O निकल गया तो इसके बाद हमारे पास बनेगा क्या? वो बनेगा RCOOR, ये बना और प्लस क्या निकल गया? H2O निकल गया, यानी ये हमारा देखो एस्टर बन गया। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय ना हो तो यहाँ से इस जल को आप सोख लीजिए, और जल को सोखने के लिए जो निर्जलीकारक सबसे अच्छा होता है वो है H2SO4। इसी क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो देखिए एस्टरीकरण में कहा है कि जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसे उत्क्रमणीय होने से रोकने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया को दर्शाया है। अब कहा है कि इसकी क्रियाविधि को दर्शाइए। तो देखिए इसकी क्रियाविधि कई पदों में पूर्ण होती है। हम आपको हर पद बता रहे हैं, जो पद आपके समझ में आता है उस पद को आप वहाँ समझते चलिएगा। फिर यहाँ पर अगर आप ये क्रियाविधि देखेंगे तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो आपने वहाँ पर अम्ल लिया है वह आपको H2SO4 से H+ मिलेगा। ये अम्ल आपका जो H2SO4 आपने लिया है ये अगर अपने आप को तोड़ेगा तो H2SO4 अपने आप को तोड़ करके आपको H+ देगा और HSO4- देगा। यहाँ पे H+ जो है ये प्रोटॉन है, इसी का काम आगे लगना है। तो सबसे पहले पद में क्या होता है, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी खनिज अम्ल है वहाँ से ये H+ आएगा, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो H+ उस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है जो डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर जब H+ आक्रमण करेगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ गया, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर माइनस आना चाहिए। पहले से इस पर प्लस आवेश था, अब यह उदासीन होकर के हो गया है OH। तो पहले पद में यहाँ पर प्रोटॉन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब यही जो प्रोटॉन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पहले पद में बना था इसको हमने यहाँ बना दिया। चूँकि यहाँ ऑक्सीजन पे अगर आप ध्यान दीजिए धनावेश है और ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए वो बहुत देर तक धन आवेश धारण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस बंध को अपनी ओर खींचता है, जिसके चलते इस ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस। पहले से उसके ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस है। तो यानी ऑक्सीजन उदासीन हो जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश आएगा। जैसे इस कार्बन पे प्लस आवेश आता है वैसे ही यहाँ बगल वाला जो एक और एल्कोहल का अणु है वो तुरंत इस कार्बन को एक बंध दे देता है कि हम आपके साथ बंध बना लेंगे। यानी इस कार्बन का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इधर इस कार्बन का एक बंध ऑक्सीजन खींच रहा है तो दूसरा ऑक्सीजन उसको बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है यह अब उदासीन हो गया है, लेकिन इस ऑक्सीजन ने चूँकि इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन को बंध बनाने के लिए तो इस ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ गया है।
अब ये जो दो पद पूरे हो गए हैं, इसके बाद तृतीय पद में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटॉन यानी H+ है वो किसी एक OH समूह की ओर स्थानांतरित होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ थी वो मैंने यहाँ बना दी है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो ऑक्सीजन जिस पर प्लस आवेश है ये इस आवेश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है प्लस को, तो ये इस बंध को अपनी ओर खींचता है। अब ऑक्सीजन अगर इस बंध को खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस आएगा। और इस हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आएगा? प्लस। जैसे इस हाइड्रोजन पे प्लस आवेश आता है ये बगल के ऑक्सीजन से जुड़ने चला जाता है और वह बगल का ऑक्सीजन इसको बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए हमारा ये वाला ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जिसने बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है उस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है? प्लस चार्ज आ गया है और यहाँ हमारा चतुष्फलकी इंटरमीडिएट बन गया। इसके बाद जो हमारा चतुष्फलकी इंटरमीडिएट बना है इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब फिर वही चीज़ है, यहाँ पर जो OH2 है इसको देखिए इस बार हमने मिला करके ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है उस पर धनावेश है और कोई भी ऑक्सीजन अपने ऊपर धनावेश धारण बहुत देर तक नहीं कर सकता है, तो ये ऑक्सीजन इस बंध को यहाँ पे खींचेगा। इससे इस ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आएगा और कार्बन पे कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश आएगा। अब चूँकि इस ऑक्सीजन पे यहाँ पहले से ही प्लस आवेश था और माइनस आवेश बंध खींचने के चलते आया, तो ये उदासीन हो जाएगा और उदासीन बन के ये यहाँ H2O बन के निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये H2O निकल गया और कार्बन पे हमारे कौन सा आवेश आ गया? कार्बन पे देखिए प्लस था तो यहाँ पर प्लस आवेश आ गया। ये हमारा प्रोटॉन युक्त एस्टर बन गया। अब प्रोटॉन युक्त एस्टर जो बना है इसमें आखिरी पद जब आता है तो यहाँ पर इस कार्बन पर जो प्लस आवेश है इसको हटाने के लिए जो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के यहाँ से भगा देता है। अगर हाइड्रोजन को आप बिना इलेक्ट्रॉन के भगा देंगे तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और ऑक्सीजन इस बंध को कार्बन की ओर कर देता है, तो कार्बन को उसका खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और देखिए हमारे एस्टर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ये एस्टरीकरण की क्रियाविधि होती है। अगला दिया है हेल-वोलार्ड-ज़िलिंस्की अभिक्रिया। ये क्या होता है? इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, जैसे हमने यहाँ ले लिया है RCH2COOH। अब COOH हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फ़ा कार्बन माना जाएगा। तो देखिए इस अल्फ़ा कार्बन के पास यहाँ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब अगर इसको हम लाल फास्फोरस और हैलोजन के द्वारा क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि इस क्रिया में आप देखें इस अल्फ़ा कार्बन के पास जो ये 2 हाइड्रोजन हैं उसमें से एक हाइड्रोजन इस एक यक्ष से क्रिया करके HX बन के निकल जाता है। अब यहाँ पर निकले हुए हाइड्रोजन की जगह लेने के लिए जो एक हाइड्रोजन बचा है वो आ करके यहाँ जुड़ जाता है और आपको यहाँ पर अल्फ़ा हैलो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम हेल-वोलार्ड-ज़िलिंस्की अपक्रिया कहते हैं। यहाँ यक्ष की जगह पे आप Cl या Br का प्रयोग करेंगे और R यहाँ पर कोई ना कोई एल्किल समूह है। अगला प्रश्न आता है एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसकी निम्नलिखित से अपक्रिया का भी समीकरण लिखना है। तो हमको एनिलीन भी बनाना है और एनिलीन बनाने के साथ साथ इसकी KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करनी है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करनी है, ब्रोमीन जल से क्रिया करनी है और NaNO2 + HCl से क्रिया करनी है। तो चलिए पहले एनिलीन बनाते हैं। एनिलीन बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन कर दें। आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन जो है अगर इसका हम अम्लीय माध्यम में अपचयन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमको ये ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। हमने यहाँ हाइड्रोजन लिया है, अब ये हाइड्रोजन उन दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करके 2H2O बना लेंगे, यानी दोनों ऑक्सीजन निकल गए और उन ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ पर 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं और यहाँ NH2 बन जाता है। तो कुल कितने हाइड्रोजन लगे? देखिए यहाँ जल बनाने में 4 हाइड्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ने में 2 हाइड्रोजन, कुल 6 हाइड्रोजन लगे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 6 का गुणा कर दिया है। अब इसके बाद दिया है कि एनिलीन की क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया, तो ये आपने देखा है ये कार्बिल एमीन अपक्रिया है। कार्बिल एमीन अपक्रिया प्राथमिक एमीन दर्शाते हैं और प्राथमिक एमीन जब ये क्रिया करते हैं तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये एक अपक्रिया हो गई एनिलीन की। अगला दिया है एनिलीन की एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया। तो देखिए यहाँ पे हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यानी ग्रीनाब अपकर्मक को पहले लिख चुके हैं। जब यहाँ एनिलीन से क्रिया होगा तो यहाँ पर आपको करना केवल ये है, इस चीज़ को हम यहाँ पे अलग से ऐसे समझा देते हैं। देखिए
यहाँ पर ये हमारा हो गया C2H5MgBr, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जब हम एनिलीन से क्रिया कराते हैं, यानी एनिलीन को लिख सकते हैं C6H5, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं NH2, ठीक है। ये हमारा हो गया एनिलीन। तो इसमें जो ये हमारा C2H5 है वो यहाँ से इसका एक H लेकर के बना लेता है C2H6, ये बन गया। और बाकी जो हिस्सा है यानी Mg के साथ एक और Br जुड़ा है और वही Mg अपना दूसरा बंध NHC6H5 के साथ बना लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा योगात्मक यौगिक मिलता है और एथेन मिलता है। अगली क्रिया दिया है एनिलीन की ब्रोमीन जल से क्रिया। सभी को मालूम है कि एनिलीन की ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है, जिसका समीकरण ये है। अगला है एनिलीन की Na-NO2 और HCl के साथ क्रिया। आप सबको मालूम है कि एनिलीन Na-NO2 और HCl के साथ क्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाता है, जिसको हम बेंजीन डाईजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अगर आप ये समीकरण नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके आपको एक और ऑप्शन भी दिया था कि आप सब पे टिप्पणी लिख दीजिए युग्मन अपक्रिया, अमोनी अपघटन और गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया। तो चलिए पहले समझते हैं युग्मन अपक्रिया क्या है। सबसे पहले इसमें हम बेंजीन डाईजोनियम क्लोराइड को चाहे तो फिनॉल और चाहे एनिलीन से क्रिया कराते हैं। तो देखिए ये हमारा डाइजोनियम लवण है, इसको जब हम फिनॉल या एनिलीन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये जो HCl है ये यहाँ से निकल जाएगा और बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, जिसको हम एजो समूह बोलते हैं। अब यहाँ पर या तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगा या पैरा एमिनो। पैरा हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, और यहाँ पैरा एमिनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर NH2 समूह जुड़ा है। तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या पैरा एमिनो एजोबेंजीन यानी एजो यौगिक प्राप्त होता है। एजो यौगिक यही है N डबल बॉन्ड N युक्त यौगिक। इस अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। अगला अमोनी अपघटन है। अमोनी अपघटन मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर किसी भी यौगिक में कार्बन और हैलोजन का बंध यानी R और X के बीच जो बंध बना है, R में अगर हम कोई एल्किल समूह रखेंगे CH3 या C2H5 तो कार्बन और हैलोजन के बीच बंध है। अगर मैं कार्बन और हैलोजन का बंध तोड़ दूं किसकी सहायता से? अमोनिया की सहायता से। तो अमोनिया द्वारा कार्बन और हैलोजन के बंध को तोड़ना यही कहलाता है अमीनो अपघटन। अब ये क्रिया कैसे होती है आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोई एल्किल हैलाइड लेंगे। देखिए हमने यहाँ RX लिखा है। अब जब मैं इसको क्रिया कराऊंगा अमोनिया से तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, R और X के बीच का बंध टूटेगा और ये X अमोनिया के एक हाइड्रोजन से क्रिया करके बना लेता है HX। ये देखिए बन गया। तो अब आप बताइए R के पास बचा कौन? R के पास बचा है नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा एमीन बन गया? प्राथमिक एमीन। तो देखिए यहाँ पर जब अमीनो अपघटन करेंगे तो हमको प्राथमिक एमीन भी मिलेगा, द्वितीयक एमीन भी मिलेगा, तृतीयक एमीन और चतुर्थक या चतुष्कक अमोनियम लवण भी मिलता है। कैसे? आप देखिए यहाँ पे जब हमने एल्किल हैलाइड को अमोनिया से क्रिया कराया तो अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस X से क्रिया करके देखिए HX बना लिया। अब मेरे पास बचा है R और NH2। तो देखिए यहाँ हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। अब अगर हम इसको फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो RNH2 में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन इस X के साथ क्रिया करके HX बना लेता है। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है उसकी जगह लेने के लिए R जुड़ेगा। तो देखिए एक R पहले था, एक R और आ गया, तो यहाँ हो गया R2NH। अब इसको जब पुनः क्रिया कराएंगे तो ये जो H है ये फिर X से क्रिया करके HX बना लेगा, फिर एक R यहाँ जुड़ने आएगा और बनेगा R3N। और अंतिम बार जब हम RX लाएंगे तो यहाँ पर R यहाँ पर जुड़ता है और यहाँ X जो होता है नाइट्रोजन से जुड़ता है और हमारा चतुर्थक लवण बन के तैयार हो जाता है। यही अमोनी अपघटन है। गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया क्या होती है? इसके लिए हम थैलीमाइड को बारी बारी से कई यौगिकों से क्रिया करा के एमीन प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जो थैलीमाइड है, ये थैलीमाइड है, इसको हमने पहले KOH से क्रिया कराया। तो KOH से क्रिया कराने पर देखिए जो इसका H है वो इसके OH के साथ क्रिया करके H2O बना लेता है। ठीक है, ये H2O बन गया। अब H2O के बनने के बाद आप देखिए N से जुड़ने के लिए कौन आएगा? K आएगा। तो देखिए यहाँ N से जुड़ने के लिए K आएगा और चूँकि K S ब्लॉक का क्षार धातु है तो वह आयनिक बंध बनाएगा।
जब आप यहाँ पे पोटेशियम थैलीमाइड बन गया तो उसको जब एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो इसका जो K है वो इसके यक्स से क्रिया करके KX बना लेगा और K की जगह लेने के लिए ये R आकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन से कौन जुड़ गया है, R जुड़ गया है। अब इसके बाद आप इसका जल अवघटन करेंगे। यहाँ जल के 2 अणु क्यों लगे हैं? क्योंकि जब यहाँ जल अवघटन होता है तो नाइट्रोजन का जब मैं ये बंध तोड़ने के लिए आऊँगा तो इस बंध को तोड़ने में जल का 1 अणु खर्च होगा जो इसको देगा OH और इसको देगा H। ठीक है, ऐसे ही इस बंध को तोड़ने के लिए जल का दूसरा अणु आएगा तो इसको देगा OH और इसको देगा H। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन बनकर तैयार हो गया है, यानी RNH2 बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए ये बन चुका है COOH और यहाँ पर बन चुका है COOH। तो देखिए यहाँ पर COOH मिल गया 2 बार, यानी थैलिक अम्ल बन गया और हमारा प्राथमिक एमीन बन गया। तो ये स्टेटमेंट भी आप चेक करें तो आपने पहले इसको किससे क्रिया कराया था? KOH से, फिर एल्किल हैलाइड से और बाद में आपने जल अवघटन किया है। यही चीज़ स्टेटमेंट में दिया गया है कि जब थैलीमाइड को पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और बाद में एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो N एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है, यानी ये प्राप्त होता है। और जिसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया कहते हैं। यहाँ आप R की जगह पर CH3 रखेंगे तो मेथिलेमीन प्राप्त होगा। अगर आप R की जगह पे C2H5 रखेंगे तो आपको एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार R की जगह पे कोई ना कोई एल्किल समूह रख करके आप प्राथमिक एमीन बनाएंगे और प्राथमिक एमीन बनाने की ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी कि जहाँ R बराबर एल्किल समूह है और यक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो जाहिर तौर है Cl या Br का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा यह पेपर का भी सेट सॉल्व हो गया है। अगर इस पेपर सेट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा समीकरण है जिसको आपको और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उसका अलग से वीडियो बना के मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि हर बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर आपको यह तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले पेपर को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।